नमस्कार दोस्तों। महिलाओं के संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों तथा संरक्षण की अगली कड़ी में पिछले वीडियो में हम लोगों ने विशाखा गाइडलाइंस, पॉस एक्ट के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के बारे में डिस्कशन किया था और इस वीडियो में हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के बारे में डिस्कशन करेंगे। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण का जो अधिकार है उसके बारे में। ये एक्ट 2005 में बनाया गया था और भारत के संविधान अनुच्छेद 14, 15 और 21 के अंतर्गत ये एक्ट बनाया गया है। क्योंकि हमारे देश में कोई भी कानून बनता है तो भारतीय संविधान के किसी न किसी आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। अगर ऐसा कोई कानून, एक्ट भारतीय संविधान के किसी आर्टिकल से आच्छादित नहीं है तो वो बेदसून हो जाएगा। अगर वो कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया तब उसे बेदसून किया जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जरूर किसी न किसी एक्ट की किसी न किसी रूप में होनी चाहिए। ठीक है, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत महिलाओं को सभी प्रकार के घरेलू हिंसा, इस घरेलू हिंसा में शारीरिक हो सकती है, सेक्सुअल हिंसा हो सकती है, लैंगिक जिसे कहते हैं, मानसिक हिंसा हो सकती है। आप किसी चीज़ को अगर बार बार कहते हैं तो आप मानसिक हिंसा है, मौखिक या भावनात्मक हिंसा भी हो सकती है। आप इमोशनली आप अगर टार्चर करते हैं तो वह भी एक प्रकार का डोमेस्टिक वायलेंस है और इसी से संरक्षण देने के लिए ये एक्ट बनाया गया था और इसमें डाउरी भी शामिल है। अगर आप इमोशनली या बातों से बार बार दहेज का ताना देते हैं तो ये डोमेस्टिक वायलेंस के अधीन आएगा। इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि शिकायत दर्ज की जाती है। शिकायत दर्ज करने पर एक अधिकारी की नियुक्त होती है जिसको प्रोटेक्शन अफसर कहते हैं। इस प्रकार के एक्ट में समाज सेवियों, एनजीओ और आप सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर को रजिस्टर्ड किया जाता है कोर्ट में। ये लोग मदद करते हैं उस एप्लीकेंट की, उस शिकायतकर्ता की जिसने शिकायत की है कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो उसकी मदद करेंगे। अगर उसको शारीरिक चोट पहुंचाई गई है तो उसको स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, पुलिस की मदद कराएंगे, कानूनी मदद करेंगे और उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। अगर लगता है कि उसको जान माल का खतरा है उस घर में तो फिर उसको सुरक्षित आश्रय भी देंगे। तो कोर्ट के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से प्रोटेक्शन ऑफिसर की तैनाती की जाती है और ये प्रोटेक्शन अफसर जब प्रस्तुत करता है उस डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित व्यक्ति की, महिला की, उसकी शिकायत जब दर्ज हो जाती है तब इस प्रकार के प्रोटेक्शन अफसर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। शिकायत में पूरा विवरण दिया जाता है, किस समय पर, किस जगह पर, परिवार में किस प्रकार की स्थिति है जब आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ। फिर कोर्ट संरक्षण आदेश जारी कर सकता है। कोर्ट कौन कौन से आदेश जारी करता है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही सब सुनवाई होती है। इसके लिए मजिस्ट्रेट, सेकंड श्रेणी मजिस्ट्रेट या फर्स्ट श्रेणी मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाती है, तो वो सुनवाई करता है और या तो वो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करता है। प्रोटेक्शन ऑर्डर का मतलब है कि ये बताएगा कि उसका बचाव किया जाए और उसके खिलाफ जो भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है उससे उसकी रक्षा की जाए। एक तो ये ऑर्डर हुआ। यदि निवास संबंधी कोई मामला है, यदि उसको लगता है कि उस घर में कोई बाहर का व्यक्ति भी रह रहा है, उसको वहाँ से हटाया जाना है जिससे उसको जान माल का खतरा है, तो ऐसे स्थिति में कोर्ट यह भी ऑर्डर कर सकती है कि जो थर्ड पर्सन उस घर में रहा है उसको बाहर निकाला जाए। और यदि वो पति के साथ नहीं रह सकती तो उसको साझा या अलग उसी घर में एक पर्टिकुलर उसको जगह दी जाएगी, उसका स्थान निर्धारित किया जाएगा, उसमें वो अलग से रहेगी। अगर साथ में रहना है तो साथ में रहने का भी ऑर्डर कोर्ट जारी कर सकता है। यदि किसी फाइनेंशियल मॉनेटरी रिलीफ की ज़रूरत होती है, मान लीजिए चोट लगी है या उसको किसी को शारीरिक नुकसान हुआ है, तो कोर्ट चिकित्सीय खर्चे का ऑर्डर कर सकती है, इसको मॉनेटरी रिलीफ कर सकते हैं। या वह साथ में साझा या अलग उसी घर में अलग अगर रहना चाहे तो उसके जीविकोपार्जन की व्यवस्था भी कोर्ट कर सकती है, भरण पोषण जिसको कहते हैं। या किसी कारण से उसका अगर जीविका चली गई है, नौकरी चली गई है, तो धनी राहत मॉनेटरी रिलीफ का ऑर्डर कर सकती है।
एक यह भी ऑर्डर करती है कस्टडी ऑर्डर। मान लीजिए कि डोमेस्टिक वायलेंस में वो अलग रहना चाहती है एक ही घर के अंदर या किसी अन्य स्थान पर, और बच्चों के भरण पोषण की बात है कि बच्चे किसके पास रहेंगे, तो इसको बोलते हैं कस्टडी ऑर्डर। बच्चों के देखभाल संबंधी आदेश का भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी महिला की होगी। तो इस प्रकार से कोर्ट ऑर्डर करती, मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है। संरक्षण का आदेश दे सकता है कि उसको डोमेस्टिक वायलेंस से बचाया जाए, ये संरक्षण है। निवास किस प्रकार से रहना है, साझा या अलग, इस प्रकार से। मॉनेटरी रिलीफ, धन संबंधी भी बात कर सकता है। दंड का भी प्रावधान है। अगर इनमें से किसी भी ऑर्डर को नहीं मानता है, अगर कोई ऑर्डर जारी किया गया है, चाहे वो संरक्षण आदेश है, निवास आदेश है, धनी राहत का आदेश है या कस्टडी ऑर्डर है बच्चों की देखभाल संबंधी, अगर ऐसा कोई ऑर्डर जारी किया है मजिस्ट्रेट ने, कोर्ट ने, उस ऑर्डर को नहीं फॉलो करता है प्रत्यर्थी रिस्पोंडेंट, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी विधि अनुसार। आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएसएस के अनुसार 1 वर्ष का कारावास या 20,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की धारा 31 में 31 में स्पष्ट उल्लेख है। ठीक है। अब आता है अगला, तो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 ITPA। इमोरल का मतलब हो गया एक प्रकार से वेश्यावृत्ति। इमोरल जो काम अनैतिक हो, ट्रैफिक मीन्स होता है अनैतिक या जबरदस्ती तस्करी करना, अनैतिक महिला की तस्करी करके अनैतिक तरीके से कहीं और ले जाकर महिला या एडोलसेंस किशोरी को अगर कहीं और ले जाते हैं, जबरन ले जाते हैं, धोखे से ले जाते हैं, मजबूरी में ले जाते हैं, यौन व्यापार या वेश्यावृत्ति कराते हैं या उसके लिए रखते हैं या कहीं उनको भेजते हैं, और ऐसी स्थिति में यदि जानकारी मिलती है पुलिस को FIR के द्वारा, तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रिस्पोंडेंट के खिलाफ, अभियुक्तों के खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ। और यदि महिला जो वयस्क है, अगर महिला वयस्क है तो और इस काम के लिए, इमोरल ट्रैफिक के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए अगवा की गई है, तो अभियुक्त को 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा मिलती है। अगर लड़की किशोर या किशोरावस्था में है, उसको जबरन अगवा किया गया है या वेश्यावृत्ति में ढकेला गया है, ले जाया गया है या कहीं रखा गया है वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से, तो उसे अभियुक्त को जो इस काम को कर रहा है उसे 7 साल की सजा दी जाएगी। ठीक है। तो ये प्रकार से बच्चों को यानी कि महिलाओं को, किशोरी को ये संरक्षण दिया गया है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के द्वारा। इसके अलावा भी और बहुत से अधिकार दिए गए हैं, जैसे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, अश्लील चित्रण, महिला का अश्लील चित्रण निषिद्ध जो या प्रतिषेध एक्ट 1986 बनाया गया है, IRWP। इसका उद्देश्य ये है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला का चित्र या उसका अश्लील चित्र या उसका गरिमा को भंग करने वाला चित्र या उसकी संबंधित कोई अश्लील सामग्री, पत्र, पत्रिका, अखबार, पोस्टर या किसी रूप में उसको प्रचार प्रसार करता है, तो ऐसे अभियुक्त के खिलाफ 2 वर्ष की कैद या 2,000 तक जुर्माना हो सकता है, या पुनः ऐसा काम करेगा तो 5 साल तक की जेल हो सकती है। ठीक है। अगला है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ये सारे एक्ट आप याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में, SI में, पुलिस की भर्ती में ये एक्ट आ जाएगा कि किस वर्ष ये एक्ट जारी किया गया जाएगा। आ जाएगा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट किस वर्ष जारी किया गया था या बनाया गया था, तो 1961 आपको याद रहेगा तो आप तुरंत लिख देंगे। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट कब आया था? 1986। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1986 में स्पष्ट किया गया, नाम से है कि दहेज प्रतिषेध
आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। इसका उद्देश्य महिलाओं को दहेज से संबंधित हिंसा से बचाना था। शादी के लिए या शादी से पहले, शादी के दौरान, शादी के बाद यदि कोई वस्तु, सामान, पैसे, रुपए के लेन देन किया जाता है तो लेने वाला, देने वाला और इसे उकसाने वाला सभी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त माने जाएंगे। इसका उद्देश्य भारत में दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए किया गया था। तो दहेज लेना, देना, प्रोत्साहित करना, इसमें सभी आता है। ठीक है। इसके अंतर्गत 5 साल की सजा होती है और यह संज्ञेय अपराध है, यानी कि मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति ने FIR दर्ज किया और डाउरी का लगाया, उसमें हत्या भी हो सकती है, जानलेवा हमला हो सकता है, ऐसा कोई भी हो सकता है। वो ग्रेविटी पता चलेगा कि डाउरी प्रोहिबिशन में क्या ग्रेविटी है, किस प्रकार की घटना हुई है। उसके अंतर्गत ये संज्ञेय अपराध है, नॉन कंपाउंडेबल है और ये इस पर तुरंत अरेस्ट कर लेगी पुलिस। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। तो मैटरनिटी बेनिफिट जो एक्ट है, नाम से पता चल रहा है कि प्रसूति लाभ अधिनियम है 1961 के। क्या है कि कोई महिला कर्मचारी काम करती है, नौकरी कर रही है, तो उसको अपने नियोजक की ओर से, एम्प्लॉयर की ओर से उसको मैटरनिटी बेनिफिट लीव मिलना चाहिए। ठीक है। और उसके लिए व्यवस्था किया गया है 24 से 27 सप्ताह का मैटरनिटी बेनिफिट लीव एक्ट के अधीन दिया जाता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 ये कहता है कि अगर बहुत ज़्यादा जरूरी है, महिला के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, चिकित्सकीय स्थिति को ध्यान रखते हुए महिला चिकित्सकीय गर्भपात करा सकती है। वो 1971 में उल्लेख किया गया है कि महिलाओं को सुरक्षित चिकित्सीय गर्भपात का अधिकार है, या महिला को स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो दिया गया है, उसके लिए वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अधीन अपना गर्भपात करा सकती है। ठीक है। महिला को एक और अधिकार दिया गया है, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स PPNDT प्रोविजन सेक्सुअल सिलेक्शन एक्ट 1994। भ्रूण हत्या भारत में बहुत चलन में था तेजी के साथ, और जब ये चिकित्सीय अच्छी सुविधाएं आई, डायग्नोस्टिक सुविधाएं आई, अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं आई और बच्चे का भ्रूण का लिंग परीक्षण होना संभव हो गया 2, 3, 4 सप्ताह के अंदर, तब प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक आया और जो आपकी स्त्री भ्रूण होता था उसके साथ छेड़खानी की जाती थी, प्री मैच्योर एबॉर्शन होते थे, इस पर रोक लगाया गया और कहा गया कि ये प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन एक्ट कहलाएगा। मतलब कि आप पेट में अगर भ्रूण है, पेट में बच्चा पल रहा है, तो उसको चुनने या उसके बारे में जानकारी अगर दी जाएगी और उसको एबॉर्ट कराने की कोशिश किया जाएगा, यहाँ तक कि अगर जानकारी दे दी गई कि किस प्रकार का बच्चा है, वो मेल है या फीमेल, तो उस डॉक्टर, उस डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ विधिक कार्रवाई का प्रावधान किया गया। ठीक है। इसके अंतर्गत लैंगिक समानता को ध्यान रखा गया, सुरक्षा सुनिश्चित की गई और ये कहा गया कि अगर इस चीज़ का भ्रूण के लिंग के आधार पर जानकारी दी गई या गर्भपात कराया गया तो 3 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना और या दोनों हो सकता है, और दोबारा शिकायत फिर से मिली तो 5 साल तक की जेल। ऐसे डॉक्टर, ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर के जो जांच करने वाले चिकित्सीय कार्मिक हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। ठीक है। अगला है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ये सन जरूर याद रखिएगा, कौन सा एक्ट किस सन में आया। तो महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने का अधिनियम 1976 में आया। इसके बाद फैमिली कोर्ट एक्ट 1984
फैमिली कोड बनाया गया महिलाओं के कल्याण, महिलाओं के संरक्षण के लिए, तीव्र और तेजी से उनको न्याय सुलभ होने के लिए फैमिली कोड की स्थापना की गई। और इसका उद्देश्य यह था कि जो भी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें दहेज का मामला हो, आपका आपसी वाद विवाद का मामला हो, संपत्तियों का मामला हो, बच्चों के पालन पोषण का मामला हो, तलाक का मामला हो, गुजारा भत्ता का मामला हो, विवाह में किसी प्रकार का विवाद का मामला हो विवाहिक संबंधों में, तो इन मामलों को सुलझाने के लिए आप 1984 में फैमिली कोर्ट स्थापित की गई। सीनियर जज इस फैमिली कोर्ट की अध्यक्षता करते हैं और शीघ्र से शीघ्र इस प्रकार के मामलों को विवाद के निपटारे को परामर्श के माध्यम से, न्याय निर्णय के माध्यम से एवं आपके मध्यस्थता के माध्यम से मामलों को सुनाते हैं और संबंधित न्याय देते हैं। ठीक है, तो महिलाओं के कल्याण और महिलाओं के संरक्षण और महिलाओं के विधिक एवं संवैधानिक अधिकारों के बारे में ये मैंने आपसे 2 वीडियो में चर्चा की। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा। एपीओ तथा अन्य जो आपकी विधिक परीक्षाएं हैं जैसे सब इंस्पेक्टर पुलिस, एपीओ या ऐसे स्टूडेंट्स जो लॉ के सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं, ये लीगल ऑफिसर के रूप में विभिन्न गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो और समाज सेवी, इसके अलावा आपका नेट यूजीसी के एग्ज़ाम में जो अभ्यर्थी बैठते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।